हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान दुर्ग की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। हमारा यही टारगेट है कि आपको जल्द से जल्द पशु परीक्षा भर्ती का पूरा सिलेबस करवा दिया जाए ताकि आप अच्छी तरह से इसकी तैयारी को कर सकें। तो आज की क्लास हम बिना देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि मेवाड़ में सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, तो मेवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने कुल कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था, तो राणा कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। और यह किसमें लिखा हुआ है, यह है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, तो सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। और कहाँ पर करवाया था, मेवाड़ में। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण करवाया, 32 दुर्गों का। और यह किसके अनुसार लिखा हुआ है, यह है वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार। जिसके रचिता कौन थे, वीर विनोद ग्रंथ के, उसके रचिता थे श्यामल दास। तो आप इस प्रकार इनको याद कीजिए। आप देखो ये एक लाइन के अंदर इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको इस तरह ये सभी के सभी क्वेश्चन याद होने चाहिए। मेरा तो यही टारगेट है कि आपको जल्द से जल्द सभी के सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार करवा दूँ। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, जो राणा कुंभा है ना, राणा कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो इसका सही आंसर होगा राणा कुंभा। राणा कुंभा को राजस्थान स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है तथा उसका समय 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। यानी 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक का जो युग है ना, वह स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो आप इस लाइनों को अच्छी तरह से एक बार और फिर रिवाइज कीजिए ताकि यह अच्छी तरह से आपको याद हो जाए। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हैं वो उन पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें और अपने साथ एक रजिस्टर और एक पेन लेकर जरूर बैठे। और आप जो भी मैं करा रहा हूँ उन सभी को नोट डाउन जरूर कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। तो श्यामल दास ने कौन सा ग्रंथ लिखा, श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है ना, उसमें से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया है, राणा कुंभा ने करवाया है। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो श्यामल दास है उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, वीर विनोद ग्रंथ लिखा। यह आपसे यह पूछ लिया जाए वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो हो गया श्यामल दास। उसके अनुसार जो मेवाड़ के 84 दुर्ग है ना, उसमें से पूरे 32 दुर्गों का निर्माण तो राणा कुंभा ने ही करवाया था। इसी कारण जो राणा कुंभा है ना, उसको राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। तो राणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया था। उसने मेवाड़ के कुल 84 दुर्गों में से तो 32 दुर्गों का निर्माण उसने अकेले ही करवाया था। इसी कारण इसको स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। जो उसका समय था ना 1433 से 1468 ईस्वी तक, इस काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है। यानी जो 1433 से 1468 ईस्वी का समय है ना, इस समय के अंदर सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण हुआ। इसी कारण इसे स्थापत्य कला का स्वर्णिम कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा दुर्ग निर्माण बनाने का श्रेय है किसको जाता है, तो सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण बनाने का श्रेय राणा कुंभा को जाता है, जिन्होंने अकेले ही 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण खुद ही करवा दिया था। फिर क्या है, फिर भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहाँ का समय यानी 1627 से 1658 ईस्वी कहलाता है। मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनवाए। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कौन सा है या किस राजा के समय का है, तो भारत में जो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है ना, वह शाहजहाँ के समय का है, जो 1627 से 1658 ईस्वी तक है। और जो मारवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्ग बनवाए, तो मारवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्ग मालदेव ने बनवाए थे। तो आपको इस प्रकार इनको समझना है कि
मेवाड़ में सबसे ज़्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, और उसके शासनकाल को मेवाड़ का स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। यानी जो मेवाड़ के स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है ना, वह राणा कुंभा के समय का था। फिर क्या है, भारत में जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल है ना, वो शाहजहाँ के समय का था। जो पूरे, अगर हम पूरे भारत के संदर्भ में बात की जाए ना, भारत के संदर्भ में भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ का हो गया, जो कि 1627 से 1658 ईस्वी तक कहलाता है। फिर मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाए, तो मारवाड़ के अंदर सर्वाधिक दुर्ग बनाए मालदेव ने। मालदेव ने मेवाड़ के सर्वाधिक दुर्ग बनाए। फिर अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट दुर्ग पर बिना किसी देरी के। हमारा दुर्ग है नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पर स्थित है, बारां के अंदर। तो आप इनको अच्छी तरह से याद कीजिए कि नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग हमारा बारां के अंदर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया। कब करवाया, 1712 ईस्वी के अंदर। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो नाहरगढ़ दुर्ग हमारा बारां के अंदर स्थित है, जिसका कि निर्माण कुतुबुद्दीन ने 1712 ईस्वी में करवाया था। इसकी आकृति कैसी है, नाहरगढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है, तो नाहरगढ़ दुर्ग की आकृति लाल किले जैसी है। यानी यह हमें देखने में लाल किले जैसा लगता है। और ये किस श्रेणी का दुर्ग है, यह है हमारा स्थल श्रेणी का दुर्ग है, यानी जो जमीन पर बना हुआ है उस श्रेणी का दुर्ग है। तो एक बार और फिर अच्छी तरह से इस नाहरगढ़ दुर्ग को एक बार और हम देखते हैं। जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर बना हुआ है, जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है ना, वह हमारा बारां में बना हुआ है। तो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग हो गया हमारा बारां में। तो जिसका निर्माण किसने करवाया, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया था। और कौन सी सन में करवाया, तो इसका निर्माण 1712 ईस्वी के अंदर करवाया गया। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो हमारा नाहरगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कब हुआ, नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण 1712 ईस्वी के अंदर हुआ। और नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया। फिर पूछ लिया जाए इसकी नाहरगढ़ दुर्ग है ना, इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति है लाल किले जैसी। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति लाल किले जैसी है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा दुर्ग है जिसकी आकृति लाल किले जैसी है, तो वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बारां। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि नाहरगढ़ दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो वह हो जाएगा स्थल दुर्ग। तो आपसे ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो राजस्थान का दुर्ग है जिसकी आकृति लाल किले जैसी है, तो वह कौन सी श्रेणी का दुर्ग है, तो वह हो जाएगा स्थल श्रेणी का दुर्ग है। अब आप देखिए, जो इतना से ही नाहरगढ़ दुर्ग इतना सा है हमारे यहाँ पर दिए गए, यहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन बन गए। यहाँ पर आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। तो आपको इनको इस तरह याद करना होगा कि हमें किस प्रकार भी अगला एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले, हमारा आंसर एकदम सही आना चाहिए। जैसे नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, नाहरगढ़ दुर्ग बारां के अंदर स्थित है। नाहरगढ़ दुर्ग है ना, उसका निर्माण किसने करवाया, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने करवाया। बारां के अंदर नाहरगढ़ दुर्ग है ना, उसका निर्माण कौन सी ईस्वी के अंदर हुआ, 1712 ईस्वी के अंदर हुआ। फिर आपसे यह पूछ लीजिए कि राजस्थान के अंदर एक ऐसा भी दुर्ग है जिसकी आकृति लाल किले जैसी है, तो वह दुर्ग कौन सा है, वह दुर्ग हो गया नाहरगढ़। या फिर आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि जो लाल किले जैसी आकृति वाला दुर्ग है ना, वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो वह हो जाएगा बारां में। आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान के अंदर एक लाल किले जैसी आकृति वाला दुर्ग है, वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो वह हो जाएगा स्थल श्रेणी का दुर्ग है। या जो आपसे यह पूछ लीजिए नाहरगढ़ दुर्ग है वह किस श्रेणी का दुर्ग है, तो वह हो जाएगा स्थल दुर्ग है। आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नाहरगढ़ यानी बारां के अंदर एक दुर्ग स्थित है, वह किस श्रेणी का दुर्ग है, वह हो जाएगा स्थल दुर्ग। तो आपको इस प्रकार ये क्वेश्चन याद करने होंगे। देख लीजिए आप इतने से टॉपिक में से हमारे कितने क्वेश्चन उठ गए, इस प्रकार आपको इनको अच्छी तरह से तैयार करना होगा। अगला है हमारा शेषगढ़ यानी कोसवर्धन दुर्ग, जो कि बारां के अंदर स्थित है। जो हमारा शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग वह कहाँ स्थित है, वह भी हमारा बारां के अंदर स्थित है। जो हमारा शेषगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग है वो भी बारां के अंदर स्थित है। तो जो इसका निर्माण है, इसका निर्माण किसने करवाया, यानी शेरगढ़ कोसवर्धन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण मालदेव राठौड़ ने करवाया। तो
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग है जो कि बारां के अंदर स्थित है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो उसका निर्माण मालदेव राठौड़ के द्वारा करवाया गया। अब आपसे यह पूछ लिया जाए कि जो हमारा शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग है ना, वह किस श्रेणी का दुर्ग है? तो वह हमारा जल और वन दुर्ग श्रेणी का है। जो शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग बारां के अंदर स्थित है ना, जो उसकी श्रेणी है ना, वह जल और वन दुर्ग दोनों श्रेणियों का है। फिर अगर हम इसकी स्थिति पर बात की जाए कि यह कहाँ पर स्थित है, यानी इसकी स्थिति पर बात करें, यह किस नदी के किनारे पर स्थित है या कहाँ पर स्थित है, इसकी जो एग्जिट पॉइंट है वह कहाँ है? तो अगर हम इसकी स्थिति पर बात की जाए तो यह परवन नदी के किनारे पर स्थित है। जो हमारा शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग है ना, जो कि बारां के अंदर स्थित है, वह परवन नदी के किनारे पर स्थित है। अगला है पहाड़ी। यहाँ पर पहाड़ी कौन सी है? तो यहाँ पर पहाड़ी हो जाएगी कोसवर्धन। इसी कारण इसका नाम कोसवर्धन भी पड़ा हुआ है। तो अब हम एक बार और फिर इस पर चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा शेरगढ़ या फिर कोसवर्धन दुर्ग है, उस पर जो हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक उठ रहे हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग हो गया, वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वह हमारा हो जाएगा बारां के अंदर। एक बात आप याद रखना, जो भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है ना, वह इस प्रकार से क्वेश्चन बनाता है कि जल्द से जल्द स्टूडेंट इनके जवाब न दे पाए, क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट जवाब दे देंगे तो फिर इतनी तो वैकेंसियाँ नहीं आती है जितने इसके अंदर फॉर्म अप्लाई होते हैं। जैसे कोई वैकेंसी आ गई जिसके अंदर हमारे 5000 पद है, तो उसके अंदर आप आसानी से देख लेना उसके अंदर फॉर्म होने वाले हैं ना, वह 10 लाख प्लस होने वाले हैं। तो एग्जामिनर इस प्रकार से इस पेपर सेट करता है कि सभी स्टूडेंट इसको हल नहीं कर सके। जो पेपर को आज के समय में वही स्टूडेंट हल कर सकता है जो अच्छी खासी तैयारी करता है, यानी वह दिन रात अच्छी तरह रीडिंग करता है, अपना लगभग दिनचर्या है ना अपनी वो पढ़ाई के अंदर ही बिताता है। और एक बात मैं 100% कह सकता हूँ, जो स्टूडेंट दिन रात तैयारी करेगा ना, उसका एक दिन गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन 100% होगा। यह ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्रीम जॉब आपको मिल जाए, लेकिन आपको गवर्नमेंट जॉब ज़रूर मिल जाएगी, यह मेरा 100% आपसे दावा है। तो जो भी स्टूडेंट मन लगाकर पढ़ाई करेगा ना, वह 100% एक गवर्नमेंट जॉब को ले लेगा, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चाहे वैकेंसी थोड़ी आए या फिर ज़्यादा आए, लेकिन वह अपना सिलेक्शन इसके अंदर 100% ले लेगा। तो मेरा तो यही कहना है कि आप अच्छी से अच्छी तैयारी करो और अपने परिवार का नाम रोशन करो और जल्द से जल्द एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हमारा जो टारगेट ना हुआ है, हमारा यही टारगेट है कि जो हमारी पशु परिचर की भर्ती आई हुई है ना, उसमें उन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हो जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पशु परिचर भर्ती का पूरा कोर्स आपको निःशुल्क करवाया जाएगा, जिसमें किसी भी प्रकार का आपका शुल्क नहीं लगेगा। और आपको जल्द ही एक टेस्ट सीरीज देखने को मिलने वाली है, जो कि हमारी सेम टू सेम जो हमारी पशु परिचर भर्ती की टेस्ट सीरीज है ना, उसी के अकॉर्डिंग होने वाली है। आपको इस प्रकार का पेपर दिया जाएगा जिस प्रकार आपका पेपर होने वाला है। अब हम आगे चलते हैं हमारी बिना किसी देरी के। जो हमारा शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग है, उस पर एक बार और हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यह क्या कुछ है। जो शेरगढ़ दुर्ग है ना, उसका निर्माण तो मालदेव राठौड़ ने करवा दिया। उसकी जो श्रेणी है वह जल और वन दोनों है। स्थिति हो गई यह परवन नदी के किनारे पर स्थित है। अगर इसकी पहाड़ी पर बात की जाए तो यह कोसवर्धन पहाड़ी पर स्थित है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? आगे है हमारा पर्यटन स्थल। तो सोमनाथ और महादेव मंदिर है ना, वो इनका जो मंदिर है वह यहीं पर स्थित है। यानी इसके अंदर जो पर्यटन स्थल है ना, जो हमारा अभी हमने यह दुर्ग पढ़ा है ना, शेरगढ़ और कोसवर्धन दुर्ग, तो यहाँ पर एक तो हो गया सोमनाथ महादेव का मंदिर हो गया, फिर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर हो गया, एक हो गया चार भुजा मंदिर हो गया, एक दुर्गा माता मंदिर हो गया, एक सैनिक का यहाँ आवास गृह भी है, और एक जीर्णोद्वार यानी शेरशाह सूरी 1542 ईस्वी में मालवा के विजय का समय का वहाँ पर एक जीर्णोद्वार है। अब यहाँ पर कौन कौन से मंदिर है और यहाँ पर क्या क्या कुछ खास है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? एक तो सोमनाथ महादेव का मंदिर है शेरगढ़ के दुर्ग के अंदर, एक लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, एक चार भुजा मंदिर है, एक दुर्गा माता मंदिर है, एक सैनिक का आवास गृह यहीं पर है, और एक यहाँ पर एक जीर्णोद्वार जो शेरशाह सूरी के समय में 1542 में मालवा विजय के समय का है। फिर अगला क्या है? अगला है साहबाद दुर्ग। साहबाद दुर्ग कहाँ पर स्थित है? साहबाद दुर्ग बारां के अंदर ही स्थित है। तो आज हम जो दुर्ग कर रहे हैं ना, वो आज हम बारां के दुर्ग कर रहे हैं। आपको आगे देखने को मिल जाएगा कि हम किस किस एरिए के दुर्गों को कवर कर रहे हैं।
सहबाद दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सहबाद दुर्ग हमारा बारां के अंदर स्थित है। अगर हम इस दुर्ग के निर्माण पर बात की जाए कि इस दुर्ग का निर्माण कब और किसने करवाया, तो इस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने 9वीं सदी के अंदर करवाया था। आपसे यह पूछ लिया जाए कि सहबाद जो दुर्ग है उसका निर्माण कब हुआ, तो उसका निर्माण तो 9वीं सदी के अंदर हुआ। और किसने करवाया? परमार के शासकों ने करवाया। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो हमारा शाहबाद दुर्ग है ना, उसका निर्माण परमार शासकों ने करवाया। कब करवाया? 9वीं सदी के अनुसार करवाया। फिर मान्यताओं के अनुसार हमीरदेव चौहान के वंशज मुकुटमणिदेव चौहान 1521 ईस्वी के अनुसार, तो मान्यता के अनुसार क्या है? मान्यताओं के अनुसार है जो हमीरदेव चौहान के वंशज थे ना, मुकुटमणिदेव चौहान, जो कि 1521 ईस्वी के है। फिर है इसका जो पुनर्निर्माण है ना, वह है शेरशाह सूरी ने 1542 ईस्वी में करवाया। यानी जो शाहबाद दुर्ग है ना, उसका पुनर्निर्माण कब हुआ? 1542 ईस्वी के अंदर। और किसके द्वारा करवाया गया? शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। यहाँ पर विशेष क्या है? विशेष यहाँ है जामा मस्जिद है, औरंगजेब के फौजदार मकबूल। यानी यहाँ पर विशेष क्या है? यहाँ पर एक जामा मस्जिद है जो औरंगजेब के फौजदार मकबूल है। अगला है प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर जो प्रवेश द्वार है, वहाँ पर हम जहाँ पर हम एंट्री करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर अलल पंख मूर्तियाँ हैं। वहाँ पर क्या है? अलल पंख की मूर्तियाँ हैं। फिर अगला क्या है? अगला है 19 फुट लंबी नवलगढ़ तोप है। यहाँ पर जो 19 फुट लंबी एक नवलगढ़ तोप है, वही यहाँ पर है, स्टार्टिंग में ही है। फिर है इंद्रमन चौहान ने बादल महल का निर्माण करवाया। यानी आपसे यह पूछ लिया जाए कि बादल महल का निर्माण किसने करवाया, तो बादल महल का निर्माण इंद्रमन चौहान ने करवाया, जो कि यहीं पर है सहबाद दुर्ग के अंदर। फिर अगला क्या है? अगला है यहाँ पर कुंडा खोआ झरना भी है। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि शाहबाद दुर्ग की विशेषता को बताइए। तो शाहबाद दुर्ग की अब हम थोड़ी सी विशेषता पर एक बार और नज़र डालते हैं, ताकि जो हमारे टॉपिक है ना, वह हमारे अच्छी तरह से और एकदम शानदार तरीके से याद हो जाए। तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण परमार शासकों ने 9वीं सदी के अंदर करवाया। तो शाहबाद दुर्ग का निर्माण कब हुआ? 9वीं सदी के अंदर हुआ और परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। मान्यताओं के अनुसार हरिदेव चौहान के वंशज मुकुटमणिदेव चौहान 1521 ईस्वी के अंदर निर्माण हुआ। फिर है तो इसका पुनर्निर्माण कब हुआ? पुनर्निर्माण इसका शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1542 ईस्वी में। कहाँ पर? कहाँ किया गया? शाहबाद दुर्ग का पुनर्निर्माण किया गया, वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया 1542 ईस्वी के अंदर। इसके अंदर विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर एक जामा मस्जिद है जो औरंगजेब के फौजदार मकबूल है। फिर क्या है? यहाँ पर प्रवेश द्वार पर क्या है? प्रवेश द्वार पर अलल पंख मूर्तियाँ है। फिर क्या है? यहाँ पर एक 19 फुट लंबी नवलगढ़ तोप स्थित है। फिर अगला क्या है? इंद्रमन चौहान ने बादल महल का निर्माण करवाया। और यहाँ पर क्या है? कुंडा खोआ झरना भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। आगे हमारा कौन सा दुर्ग आ गया? आगे हमारा आ गया चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित हर एग्जाम के अंदर आपको 1 से 2 क्वेश्चन आसानी को से देखने को मिल जाते हैं। तो आपको ये जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको सरल से सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर गलत ना हो। क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम के अंदर 0.25 नंबर भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो मेरा तो यही उद्देश्य है कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से आपको इस की तैयारी करवाऊँ। अब हम चलते हैं जो हमारा जो सब अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, उस पर अब हम चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, उसके बहुत से नाम हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बहुत नाम से जाना जाता है, यानी इसके उपनाम बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला तो हो गया चित्रकूट, इसे चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है। अगला हो गया सिरमौर दुर्ग हो गया। फिर हो गया राजस्थान का गौरव भी हो गया। एक हो गया दक्षिणी पूर्वी द्वार भी हो गया।
अगला हो गया दुर्गों का दुर्ग भी हो गया, अगला हो गया राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार भी हो गया, अगला हो गया मालवा का प्रवेश द्वार भी हो गया। अब हम चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ना, इसके उपनामों पर एक बार हम चर्चा करते हैं और एक इस प्रकार करेंगे तो आपको यह अच्छी तरह से याद हो जाए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को किन किन नामों से जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सबसे पहला नाम हो गया चित्रकूट, यानी जो चित्रकूट है ना भाई, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को ही कहा जाता है। फिर अगला हो गया सिरमौर दुर्ग। सिरमौर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो सिरमौर दुर्ग भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर आ जाएगा राजस्थान का गौरव, किसे कहा जाता है? राजस्थान का गौरव भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर क्या है? फिर दक्षिणी पूर्वी द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिणी पूर्वी द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर है दुर्गों का दुर्ग, यह किसे कहा जाता है? यह भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। फिर राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है ना, वह भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर अगला है मालव का प्रवेश द्वार। तो मालव का प्रवेश द्वार भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो ये सभी के सभी हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम हो गए। तो एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ रिपीट कीजिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कौन कौन से उपनाम है, यानी इसे कौन कौन से और अन्य नामों से इसको जाना जाता है। तो ये कौन कौन से हो गए? सबसे तो पहला हमारा हो गया चित्रकूट, फिर हो गया सिरमौर दुर्ग, फिर हो गया राजस्थान का गौरव, फिर हो गया दक्षिणी पूर्वी द्वार, फिर हो गया दुर्गों का दुर्ग, फिर हो गया राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार, फिर हो गया मालवा का प्रवेश द्वार। अब इसकी अगर श्रेणी पर बात की जाए, जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वह किस श्रेणी का दुर्ग है? तो जो हमारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वह हमारा धानवन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणी है। यानी इसकी अगर श्रेणी पर बात की जाए तो यहाँ पर यह दानवन श्रेणी को छोड़कर और जितनी भी श्रेणी है ना, उस सभी श्रेणी के अंदर यह आता है। तो ऐसा कौन सा दुर्ग है जो दानवन दुर्ग को छोड़कर सभी श्रेणियों के अंदर आता है? तो वह हमारा हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर हम इसकी स्थिति पर बात की जाए कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह कहाँ पर स्थित है? जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, वह मेसा पठार पर स्थित है। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वह कहाँ स्थित है? वह मेसा पठार पर स्थित है। अगर हम इसकी आकृति पर बात की जाए, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, उसकी आकृति कैसी है? तो उसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो वह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा है जिसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। फिर क्या हो गया? फिर अगर इसकी लंबाई व चौड़ाई पर बात की जाए, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई पर बात की जाए तो जो इसकी लंबाई है ना, वह है 8 किलोमीटर, यानी यह 8 किलोमीटर लंबा है। अगर इसकी हम चौड़ाई पर बात की जाए तो इसकी चौड़ाई है 2 किलोमीटर, यानी यह अपने आप में बहुत बड़ा दुर्ग है। यानी इसकी लंबाई तो है 8 किलोमीटर, इस प्रकार यह हो गया 8 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई है ना, यह हो जाएगी 2 किलोमीटर, यानी यह अपने बहुत बड़ा दुर्ग है। यानी इसका लंबाई जो मेन सेंटर है ना, वह तो इस प्रकार 8 किलोमीटर है, और जो इस तरह है ना, इस तरह यह हो गया 2 किलोमीटर, यानी यह बहुत बड़ा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है। अब हम आगे चलते हैं। तो इसका निर्माण है ना, इसका निर्माण किसने किया और कब किया? इसका निर्माण किया था चित्रांग या फिर चित्रांगद मौर्य ने। कब किया था? 7वीं सदी के अंदर इसका निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने किया था। कब किया गया था? और 7वीं सदी के अंदर किया गया था। जो आधुनिक निर्माता इसके कौन है, यानी जिसने इसके अंदर थोड़ा बहुत कार्य करवाया, तो जिसके आधुनिक निर्माता हो गए महाराणा कुंभा। और अबुल फजल ने इस दुर्ग को देखकर एक कथन कहा था, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर कथन है, और वह हर एक एग्ज़ाम के अंदर लगभग जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वह हमारा राजस्थान स्तर में, तो उसमें आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। यानी जो गढ़ है ना, जो दुर्ग है ना, वह तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब तो छोटे हैं इसके सामने, बाकी सब तो गढ़ैया है। यह तो है एक
तकड़ यह भी है चित्तौड़गढ़ वही है, एक गढ़ है, बाकी तो इसके सामने गढ़ैया है, यानी बाकी तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। जो सबसे नंबर 1 दर्जे का दुर्ग है ना अबुल फजल के अनुसार वह जिसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा है। फिर क्या है, जो विश्व धरोहर सूची है ना उसके अंदर इसको 21 जून 2013 के अंदर इसको शामिल कर लिया गया यूनेस्को के द्वारा। जो विश्व धरोहर सूची है ना यूनेस्को की, उसमें इसको 21 जून 2013 को स्थान मिल गया। फिर क्या है, इसके जो 12 रुपए की डाक टिकट जारी की थी ना उसके ऊपर इसी का चित्र बना हुआ था, जो कि दिसंबर 2018 को। तो एक बार और थोड़ी सी हम चर्चा एक बार और हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर कर लेते हैं, ताकि आपके जितने भी डाउट है ना वो सभी के सभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से दूर हो जाए, क्योंकि आपको पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम मिस नहीं कर सकते। अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपको बारीकी से बारीक पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। और जब तक आपका पशु परिचर भर्ती का पेपर नहीं होता था ना तब तक मैं आपके साथ अपडेट रहूँगा। तो अब हम चर्चा करते हैं हमारे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग ना उसकी एक बार और फिर से इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। तो इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना इसके बहुत से उपनाम हैं। तो इसके उपनाम कौन कौन से हैं? चित्रकूट हो गया, सिरमौर दुर्ग हो गया, राजस्थान का गौरव हो गया, दक्षिणी पूर्वी द्वार हो गया, दुर्गों का दुर्ग हो गया, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार हो गया और मालवा का प्रवेश द्वार हो गया। अब हम इसकी श्रेणी पर बात करें तो इसकी श्रेणी दालमन दुर्ग को छोड़कर जितने भी दुर्गों की श्रेणी है ना उसके अंदर यह चित्तौड़गढ़ का दुर्ग आता है। इसकी स्थिति की बात की जाए तो यह मेसा पठार पर स्थित है। अगर इसकी आकृति पर बात करें तो इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। और अगर इसकी लंबाई चौड़ाई पर बात की जाए तो यह 8 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। इसका निर्माण किसने किया? चित्रांग या फिर चित्रांगत मौर्य ने किया, जो कि 7वीं सदी के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसके आधुनिक निर्माता कौन है? इसके आधुनिक निर्माता है महाराणा कुंभा। अबुल फजल ने इस कथन के बारे में क्या कहा था? अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था, गढ़ तो गढ़ है चित्तौड़गढ़, बाकी सब है गढ़ैया। विश्व धरोहर सूची में इसको कब शामिल किया गया? 21 जून 2013 को। इसके ऊपर एक 12 रुपए की डाक टिकट भी जारी हुई। कब? दिसंबर 2018। अब हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो आगे क्या है हमारा? आगे है विशेष। विशेष क्या है? छत्रियाँ। छत्रियाँ कौन कौन सी है? जयमल और फत्ता, कल्ला राठौड़, रैदास, बाघ सिंह की यहाँ पर छत्रियाँ स्थित है। छत्रियाँ कौन कौन सी है यहाँ पर? जयमल और फत्ता की है, कल्ला राठौड़ की है, रैदास की है और बाघ सिंह की यहाँ पर छत्रियाँ स्थित है। अगर हम यहाँ पर तालाब और बावड़ी की बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी तालाब और बावड़ी है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर? तो यहाँ पर घी तेल की बावड़ी, खातन बावड़ी, जयमल फत्ता तालाब हो गया, गोमुख कुंड हो गया, हाथी कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, भीमलत कुंड आदि हो गया। यहाँ पर कौन कौन सी तालाब और बावड़ियाँ हैं? घी तेल बावड़ी हो गया, खातन बावड़ी हो गया, जयमल फत्ता तालाब हो गया, गोमुख कुंड हो गया, हाथी कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, भीमलत कुंड हो गया। फिर है मंदिर। यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हैं? यहाँ पर एक तो श्रृंगार चौरी का मंदिर है, एक समदीश्वर मंदिर है, एक सतबीर देवरी मंदिर है, एक फिर तुलजा भवानी मंदिर है, एक कुंभ श्याम मंदिर है, एक कलिका माता मंदिर है। तो यहाँ पर मंदिर कौन कौन से हो गए? श्रृंगार चौरी मंदिर हो गया, समदीश्वर मंदिर हो गया, सतबीस देवरी मंदिर हो गया, तुलजा भवानी मंदिर हो गया, कुंभ श्याम मंदिर हो गया और कालिका माता का मंदिर हो गया। अगला है पदमजी महल। तो पदमजी महल, गोरा बादल महल, जयमल फत्ता की हवेलियाँ, पुरोहित की हवेलियाँ, कुंभा महल या नवलखा महल, नवकोण महल, फतेह महल, भामाशाह की हवेली, सलूम्बर हवेली, रामपुरा हवेली, आहाड़ हिंगलू का महल, रतन सिंह महल,
आल्हा काबरा की हवेली और राव रणमल की हवेली। तो यहाँ पर क्या क्या खास है? अगर हम यहाँ की छतरियों पर बात करें तो यहाँ पर जयमल और फत्ता की छतरी होगी, कल्ला राठौड़ की छतरी होगी, रैदास की छतरी होगी और बाल सिंह की छतरी होगी। अगर यहाँ पर हम तालाब और बावड़ियों की बात करें तो घी तेल बावड़ी हो गई, खातन बावड़ी हो गई, जयमल फत्ता तालाब हो गया, गोमुख कुंड हो गया, हाथी कुंड हो गया, सूर्य कुंड हो गया, भीमलत कुंड हो गया। मंदिर पर बात करें तो श्रृंगार चौरी मंदिर हो गया, समदीश्वर मंदिर हो गया, सतबीस देवरी मंदिर हो गया, तुलजा भवानी मंदिर हो गया, कुंभ श्याम मंदिर हो गया, कलिका माता मंदिर हो गया, फिर है पद्मिनी महल हो गया, गोरा बादल महल हो गया, जयमल फत्ता की हवेलियाँ हो गई, पुरोहित की हवेली हो गई, फिर है कुंभा महल नवलखा हो गया, फिर नवकोण महल हो गया, फिर अगला हो गया फतेह महल हो गया, फिर भामसा की हवेली हो गई, फिर सलूम्बर हवेली हो गई, फिर रामपुरा हवेली हो गई, फिर आहड़ा हिंगलू का महल हो गया, फिर रतन सिंह महल हो गया, फिर आल्हा काबरा की हवेली हो गई, फिर क्या हो गया, फिर राव रणमल की हवेली हो गई। तो इस प्रकार है। अब हम आगे चलते हैं। हमारे आगे क्या है? आगे है हमारा विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो विजय स्तंभ पर क्या कुछ है कि विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने 1440 से 1448 ईस्वी के मध्य करवाया। यानी विजय स्तंभ का निर्माण कब से कब हुआ? विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के मध्य हुआ। और किसके द्वारा करवाया गया? राणा कुंभा के द्वारा ही करवाया गया। और जो कि सारंगपुर यानी मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। तो इसका निर्माण क्यों करवाया गया विजय स्तंभ का? तो इसका निर्माण जो सारंगपुर है ना, जो मालवा विजय हुई थी ना, उसके उपलक्ष्य में, जो कि 1437 में हुई थी, उसके उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 में तो शुरू हुआ और 1448 में उसका निर्माण पूरा हो गया। यानी यह बनकर तैयार हो गया 1448 ईस्वी के अंदर। फिर क्या है? अगर हम इसकी ऊंचाई पर बात की जाए तो इसकी ऊंचाई 122 फीट है। विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है, जो कि 9 मंजिला है। इसमें कुल कितनी मंजिल है? इसमें कुल 9 मंजिल है। और जो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई होगी 120 फीट। तो आपसे यह पूछ लिया जाए कि विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, तो विजय स्तंभ की ऊंचाई हो गई 122 फीट। और यह कितना मंजिला है? तो यह 9 मंजिला है। अगर हम इसकी शिल्पी पर बात की जाए तो इसका शिल्पकार कौन था? तो इसका शिल्पकार था जेता। इसका शिल्पी कौन हो गया? इसका शिल्पी था जेता। और उसका सहयोगी कौन था? उसका सहयोगी था नाथा पोमा पुंजा। और जो जेता का सहयोगी कौन था? नाथा पोमा पुंजा। इसका शिल्पी कौन हो गया? जेता। और जेता का सहयोगी कौन था? नाथा पोमा पुंजा। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। जो विजय स्तंभ है ना, उसकी जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फ्लोर है ना, उस पर 9 बार अल्लाह नाम लिखा हुआ है। फिर क्या है? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। यानी 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का जो डाक टिकट जारी किया गया ना, उस पर विजय स्तंभ का लोगो आने लगा। फिर क्या है? फिर है जो 9वीं मंजिल है ना, 9वीं मंजिल में मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, यानी जो 9वीं मंजिल है उसमें मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जो कि अत्रि महेश के द्वारा अभिकवि है। यानी जो अत्रि महेश के द्वारा अभिकवि है, लिखी गई है। 9वीं मंजिल पर मेवाड़ी भाषा में क्या लिखी गई है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसका उपनाम क्या है? जो हमारा है ना ये विजय स्तंभ, इसका उपनाम क्या है? विजय स्तंभ का उपनाम क्या है? इसका उपनाम हो गया विक्ट्री टावर।
तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विक्ट्री टावर किसे कहते हैं, तो विक्ट्री टावर हमारा हो गया विजय स्तंभ हो गया। फिर अगला है कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, कुतुब मीनार से श्रेष्ठ विजय स्तंभ है, यह शब्द किसने दिया, तो यह शब्द कर्नल जेम्स टोड ने दिया, यानी कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि यह कुतुब मीनार से ज़्यादा श्रेष्ठ है। फिर अगला हमारा क्या हो गया, अगला हमारा हो गया हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनूपनिधि, यह शब्द किसने कहा, यह कहा आर.पी. व्यास ने, यानी हिंदू प्रतिमा शास्त्र की यह एक अनूपनिधि है, यह कहा आर.पी. व्यास ने। फिर अगला है संगीत की भव्य चित्रशाला, यह शब्द किसने कहा, यह शब्द कहा डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। डॉक्टर सीमा राठौड़ ने क्या कहा, जो हमारा विजय स्तंभ है ना वह संगीत की भव्य चित्रशाला है। अगला है पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, यह किसने कहा, यह कहा गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने कहा। तो गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने क्या कहा, यह कहा कि यह पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश है। उसके बाद लोक जीवन का रंगमंच, यह शब्द किसने कहा, यह शब्द कहा था गोपीनाथ ने विजय स्तंभ को लेकर। और विष्णु ध्वज, यह शब्द किसने कहा, यह कहा था उपेंद्र नाथ डे ने। उपेंद्र नाथ डे ने यह शब्द कहा था। तो एक बार और विजय स्तंभ पर थोड़ी सी बारीकी से चर्चा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं। जो विजय स्तंभ है ना, इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। और इसका निर्माण राणा कुंभा ने कब करवाया, 1440 से 1448 ईस्वी में करवाया, जो कि मालवा विजय के उपरांत में सारंगपुर में करवाया। और जो इसकी ऊंचाई है ना विजय स्तंभ की, वह है 122 फीट, यानी जो कि 9 मंजिल है। इसका शिल्पी कौन है, इसका शिल्पी जैता हो गया। और इसका सहयोगी कौन था, नाथा पोमा पुंजा था। और तीसरी मंजिल पर यहाँ पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है विजय स्तंभ पर। फिर है 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया, जिस पर विजय स्तंभ का लोगो था। फिर क्या है, फिर यहाँ पर है कि जो 9वीं मंजिल है ना, 9वीं मंजिल में मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो कि अत्रि महेश द्वारा अभिकवि है। फिर इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम हो गया विक्ट्री टावर। विक्ट्री टावर इसका उपनाम है विजय स्तंभ का। फिर है कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, यह शब्द कर्नल जेम्स टोड ने कहा। जो हमारा विजय स्तंभ है ना वह कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है, यह शब्द कर्नल जेम्स टोड ने कहा। फिर है हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनूप विधि है, यह शब्द किसने कहा, यह शब्द कहा आर.पी. व्यास ने। हिंदू प्रतिमा शास्त्र की यह अनूप विधि है, यह शब्द कहा आर.पी. व्यास ने। फिर है संगीत की भव्य चित्रशाला, यह शब्द किसने कहा, यह शब्द कहा था डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा था कि यह संगीत की भव्य चित्रशाला है। फिर अगला है पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश, यह शब्द किसने कहा, यह शब्द कहा गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा ने कहा। फिर क्या है कि लोक जीवन का जो रंगमंच है वह शब्द किसने कहा, वह कहा गोपीनाथ शर्मा ने फिर कहा। फिर है विष्णु ध्वज ने क्या कहा, विष्णु ध्वज ने कहा उपेंद्र नाथ डे। विष्णु ध्वज किसने कहा, उपेंद्र नाथ डे ने कहा कि यह विष्णु ध्वज के समान है। अब हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। आगे है हमारा कीर्ति स्तंभ। अब हम कीर्ति स्तंभ पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा कीर्ति स्तंभ है ना, उसका निर्माण बघेरवाला महाजन सान्य का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने 12वीं सदी के अंदर करवाया था। तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब व किसने करवाया था, तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण बघेरवाला महाजन सन्याय का पुत्र था, एक जैन व्यापारी जीजा, उसका नाम था जीजा, ने 12वीं सदी के अंदर कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। कीर्ति स्तंभ के अन्य कौन कौन से नाम हैं, तो कीर्ति स्तंभ के अन्य एक तो जैन स्तंभ नाम है, एक है हमारा मेरु कनक पर्वत, ये ही सभी के सभी कीर्ति स्तंभ के नाम हैं। अगर इसकी ऊंचाई पर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 75 फीट तथा इसकी मंजिल कितनी है, यह 9 मंजिला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार यह 9 मंजिला है। उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव को यह समर्पित है।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी जो आदिनाथ थे ना, या जो ऋषभदेव था, उनको यह समर्पित है। अगर इसके प्रवेश द्वार पर बात की जाए कि इसके अंदर कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं, तो इसके अंदर एक तो हो गया पांडन पोल या पावटन पोल, जो रावत बाघ सिंह की छतरी है। जो पहला प्रवेश द्वार है पांडल पोल और पावट पोल, ये क्या है, यहाँ पर राव बाघ सिंह की छतरी स्थित है। अगला है भैरव पोल। भैरव पोल क्या है, कल्ला राठौड़ जिसके 4 खंबे, जयमल के 16 खंभों की छतरियाँ यहाँ पर स्थित है, जो कि इसका सेकंड प्रवेश द्वार है। जो थर्ड प्रवेश द्वार है वह है हनुमान पोल। जो चौथा प्रवेश द्वार है वह है गणेश पोल। जो 5वां प्रवेश द्वार है ना वह है जोड़ला पोल। और जो 6ठा प्रवेश द्वार है ना वह है लक्ष्मण पोल। और जो 7वां प्रवेश द्वार है ना वह है राम पोल, जहाँ पर फत्ता की स्मारक बनी हुई है। और इसके अन्य भी है, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे पूर्वी द्वार की सूरज पोल, उत्तरी द्वार की लाखेटा बारी, यह भी अन्य इसके प्रवेश द्वार हैं। तो एक बार और इस पर हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। जो कीर्ति स्तंभ है ना, जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण बघेरवाल महाजन सान्य का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने 12वीं सदी के अंदर करवाया था। इसके अन्य नाम है जैन स्तंभ और मेरु कनक पर्वत। इसकी ऊंचाई पर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 75 फीट और इसकी जो मंजिल है ना वह है 9 मंजिला है। फिर है यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, जो आदिनाथ और ऋषभदेव था ना, उनको यह समर्पित था। इसके अगर हम प्रवेश द्वार पर बात करें तो इसके अंदर 7 प्रवेश द्वार हैं। तो ये 7 प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? पहला तो है पांडल पोल या पावटल पोल, जो कि राव बाघ सिंह की छतरी है। फिर अगला है भैरव पोल, जहाँ पर कल्ला राठौड़ के 4 खंबे और जयमल के 16 खंभों की छतरी है। यह हमारा सेकंड प्रवेश द्वार है भैरव पाल। यहाँ पर कल्ला राठौड़ के 4 खंभों की छतरी और जयमल के 16 खंभों की छतरी है। तीसरा हो गया यहाँ हनुमान पोल, और चौथा है यहाँ पर गणेश पोल, और 5वां यहाँ पर जोड़ला पोल, और 6ठा है यहाँ लक्ष्मण पोल, और 7वां है यहाँ राम पोल, जो कि फत्ता की स्मारक है। अन्य यहाँ पर 2 प्रवेश द्वार और, जैसे पूर्वी द्वार का हो गया सूरज पोल और उत्तरी द्वार का लाखेटा बारी। अब हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। आगे क्या है? आगे है भैंसरोड़गढ़, जो कि कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जो भैंसरोड़ का जो दुर्ग है ना वह भी चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और हम चित्तौड़गढ़ पर ही चर्चा कर रहे हैं। इसका निर्माण भैंससा है वह रोडाचारण बंजारे ने 1741 ईस्वी के अंदर की थी। यानी जो भैंसरोड़गढ़ का निर्माण है वह कब हुआ? तो वह भैंसरोड़गढ़ का निर्माण भैंसशाला वह रोडाचारण बंजारे ने 1741 ईस्वी में की। इसके अन्य कौन कौन से नाम हैं? इसके अन्य राजस्थान का एक तो वेल्लोर दुर्ग हो गया। इसका अन्य नाम है राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग। आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग किससे कहा जाता है, तो हो जाएगा भैंसरोड़गढ़, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। फिर जेम्स टोड कथन, अगर राजपूतों में से मुझे कोई जहांगीर की पेशकश की जाए तो मैं भैंसरोड़गढ़ को ही चुनूंगा। कर्नल जेम्स टोड ने यह कहा था कि अगर राजपूत मुझे कोई जहांगीर दे तो मैं उसमें भैंसरोड़गढ़ को ही चुनूंगा। फिर अगला है इस बेगू दुर्ग चित्तौड़गढ़, जिसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ, और इस पर विस्तृत चर्चा हम कल करने वाले हैं। तो एक बार और भैंसरोड़गढ़ पर दुर्ग पर थोड़ी सी चर्चा और हम कर लेते हैं। जो भैंसरोड़गढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण भैंसासा है वह रोडाचारण बंजारे ने 1741 ईस्वी में की। इसका अन्य नाम राजस्थान का वेल्लोर दुर्ग भी है, और कर्नल जो जेम्स टोड है ना उन्होंने कहा था अगर राजपूत मुझे कोई जहांगीर देना तो मैं उसमें भैंसरोड़गढ़ को ही चुनूंगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आई है। अगर आपको यह क्लास पसंद आई तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।